Students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. And this chapter is very important for NEET exam and for board exam. Because every year in NEET exam, we used to get 1 to 2 MCQ questions from this chapter, and in board exams its weightage is around 3 to 7 marks. It is having a huge weightage. Out of 70, 7 marks means 10%. So this chapter is going to cost 3 to 7 marks. So it is a very important chapter and lengthy too. Since this chapter is very lengthy, so we have to study this chapter in a very planned way so that we get each and every technical term understand. So let's start the chapter. और इस चैप्टर को हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि किसी भी टेक्निकल टर्म पर हम आकर के अटके नहीं. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हम ऑर्गेनिज्म के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. और इस चैप्टर में भी हमें उस आइडिया को लेकर के चलना पड़ेगा. तो देखते हैं हमें क्या क्या इस चैप्टर में समझना है. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना, क्योंकि आगे के टॉपिक्स आपको तभी समझ में आ पाएंगे जब आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियरली याद होगा और समझ में आया हुआ होगा. नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो जैसा कि आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमने गैमीट फॉर्मेशन किया था. तो यहां भी हमें गैमीट फॉर्मेशन को स्टडी करना है, विच इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस. हम फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन स्टडी करेंगे. यानी कि मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है. याद रखना, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है. तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट कैसे बनता है वो स्टडी करेंगे हम विद द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन. फिर हम ये स्टडी करेंगे कि फीमेल गैमीट एग कैसे बनता है अंडर द हेडिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन. तो यहां पर फीमेल गैमीट और यहां पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन हमें पहले समझना होगा. तो फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट का फॉर्मेशन सबसे पहले हम समझेंगे. तो आपने जो फर्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटेल में समझेंगे. फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमीट कैसे बनते हैं आप उस प्रोसेस को समझेंगे. फिर गैमीट बनने के बाद अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने गैमीट ट्रांसफर करवाया था, और गैमीट के ट्रांसफर के मैकेनिज्म को हम क्या बोलने वाले हैं, पॉलिनेशन. तो पहले गैमीट बनाए जाएंगे, फिर गैमीट्स को पास लाया जाएगा, और जब गैमीट्स को पास लाया जाएगा इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन. यहां पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को भी स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ एंड क्रॉस, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी एंड जीनोगैमी. और फिर आप स्टडी करेंगे अडेप्टेशंस फॉर पॉलिनेशन एंड कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, कि कौन कौन सी चीजें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में
हेल्प करती हैं उनको कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, फिर गैमीट कैसे बनता है इस बात को स्टडी करेंगे, फिर गैमीट्स को पास कैसे लाया जाए हम पॉलिनेशन के अंदर उसको स्टडी करेंगे, फिर हम ये स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले एक इवेंट होता है जिसके अंदर गैमीट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक लाए जाते हैं और वो इवेंट है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इसकी मदद से गैमीट्स को एक दूसरे के बहुत पास लाया जाएगा। इसके बाद हमें स्टडी करना है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में दो स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन को भी एक्सप्लेन किया गया है which is known as apomixis and polyembryony, and these two topics are most important for NEET and board examination, जिसमें से एक पर क्वेश्चन अक्सर नीट या बोर्ड में देखा जाता है। तो आप सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे कि फ्लावर कैसा दिखता है, अंदरूनी तौर पर कैसा होता है, फिर फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट कैसे बनता है, फिर उनको पास कैसे लाया जाएगा, तो पास लाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन एंड पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। फिर आप पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो ऑफ स्पेशल टाइप which is known as double fertilization। फिर आप पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, सीड बना और फ्रूट बना, और फिर लास्ट में हम इस चैप्टर के करेंगे दो बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। और अगर हम पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली करें, ह्यूमन बींग्स की मदद से करें, तो वहां पर हम यूज करेंगे वर्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम कोई डिजायर्ड प्लांट कैरेक्टर को चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फिनोमिना यूज करेंगे विच इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है यह आपको मैंने बता दिया है। Now let's start our first topic, the flower. So students, let's start the structure of flower. तो देखिए फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल्स आती हैं। Each flower consists of 4 whorls. Number 1, androecium, which represents the male reproductive part of the flower. तो आइए देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ कहा जाता है स्टेमेन। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंथर प्लस फिलामेंट इज टुगेदर नोन एज स्टेमेन। और एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेन्स लगे होंगे उन सबको एक साथ हम कहेंगे एंड्रोशियम, एंड इट रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो एंथर और फिलामेंट को एक साथ कहा जाएगा स्टेमेन, और एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेन्स लगे होंगे उन सबको एक साथ कहा जाएगा एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज अ वॉल ऑफ स्टेमेन्स। वॉल का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो इट इज अ वॉल ऑफ stamens is considered as androecium. The second wall is gynoecium. तो देखिए gynoecium किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों पार्ट्स को एक साथ कहा जाएगा कार्पेल या पिस्टल।
और कार्पेल और पिस्टल्स के ग्रुप को कहा जाएगा गाइनोशियम। किसी भी फ्लावर में एक या उससे ज्यादा अगर कार्पेल्स लगे हैं तो सभी कार्पेल्स को एक साथ कहा जाएगा गाइनोशियम एंड इट रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो वॉल नंबर 1 एंड्रोशियम एंड वॉल नंबर 2 गाइनोशियम, ये दोनों वॉल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन करती हैं, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव और असेंशियल वॉल कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव वॉल क्यों कहा जाता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम को? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कैरी करती हैं। और असेंशियल क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ना है और बिना इन दोनों वॉल्स के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कंसीडर्ड एज essential or reproductive walls of the flower. Next is corolla and calyx. So group of petals or wall of petals is known as corolla and wall of sepals is known as calyx. तो जितनी भी पेटल्स हैं फ्लावर के अंदर उन सबको एक साथ कोरोला कहेंगे, जितनी भी सेपल्स हैं उन सबको एक साथ कैलेक्स कहेंगे। और इन दोनों वॉल्स को, कोरोला और कैलेक्स को, एक साथ नॉन असेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स कहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर या इनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, इसीलिए ये नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो इसलिए हम इसको नॉन असेंशियल भी कह सकते हैं। तो किसी भी फ्लावर के अंदर टोटल कितनी वॉल्स हो सकती हैं? 4 वॉल्स। कितनी वॉल्स? 4 वॉल्स। नंबर 1 एंड्रोशियम, 2 गाइनोशियम, 3 कोरोला, 4 कैलेक्स। या ऐसे याद रखें CCGA, कैलेक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम फॉर मेल, गाइनोशियम फॉर फीमेल, कोरोला फॉर पेटल्स, कैलेक्स फॉर सेपल्स। अब इसके बाद जो पार्ट रिप्रोडक्टिव वॉल्स को और बाकी के पार्ट्स को सपोर्ट करता है उस पार्ट को हम कहेंगे थैलेमस। इट इज अ बेसल स्वोलन पार्ट ऑन विच ओवरी रेस्ट। वो पार्ट फ्लावर का जिस पर ओवरी टिकी होती है और पेटल्स, सेपल्स एक्सेट्रा पार्ट्स को जुड़ने के लिए जगह मिलती है, उसको कहा जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल या टोरस। तो इसको 3 नामों से हम जानते हैं, थैलेमस, रिसेप्टिकल या टोरस। हम जनरली वर्ड यूज करते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल का, बट ये वर्ड आपको नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टोरस। तो थैलेमस को ही हम टोरस भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज पेडिसिल। इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर की इंटरनोड है, जो फ्लावर जिस डंडी पर लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। तो ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ये जिस स्टॉक पर अटैच हैं, उस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? पेडिसिल। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब आपको मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, लेकिन आप एग्जाम के अंदर उसको यहां से नहीं कॉपी करके लिख के आएंगे। अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आ जाता है तो बस आप इतना ही समझा करके आएंगे। इससे जो आगे का है वो आगे वाले जो चैप्टर के हिस्से हैं उनको समझने में आपको हेल्पफुल रहेगा। पहले आपको एक बात और बता देता हूं कि ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है और बायसेक्सुअल के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 में 2 नाम और पढ़े थे, वो थे मोनोइशियस और होमोथैलिक, जिसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, माय होम बाय। मोनोइशियस, होमोथैलिक या बायसेक्सुअल, बट जो मोस्ट कॉमनली हम फ्लावर के लिए वर्ड यूज करेंगे दैट इज बायसेक्सुअल फ्लावर। और इस फ्लावर को हम बायसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स
इस एक ही फ्लावर में लगे हैं। तो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट in the same flower, so we are calling this flower as bisexual, and its common example is maize, cucurbita, etc. और देखिए, अगर किसी फ्लावर में खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल होती तो हम इस फ्लावर को क्या बोलते? दिस फ्लावर विल बी कंसीडर्ड एज पिस्टिलेट। अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट है, एंथर वगैरह पार्ट नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देते? पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला पार्ट होता और इसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एब्सेंट होती, तो हम इस फ्लावर को कह देते स्टैमिनेट फ्लावर और मेल फ्लावर, एंड दिस फ्लावर इज पिस्टिलेट और फीमेल फ्लावर। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पिस्टिलेट फ्लावर कंटेन्स ओनली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पेल और पिस्टिल, एंड द स्टैमिनेट फ्लावर कंटेन्स ओनली द एंथर एंड फिलामेंट पार्ट, दैट इज स्टेमन। तो ये एक मेल फ्लावर है और ये एक फीमेल फ्लावर है। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मेल फ्लावर या स्टैमिनेट कंडीशन क्या होती है, फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट कंडीशन क्या होती है, और बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। एंड बोथ ऑफ दीज फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। तो आपको यह याद रखना है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो खाली मेल या फीमेल, और बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिससे आपको इस चैप्टर के अगले हिस्से को समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, ये हमारे पास है ओवरी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा। तो ओवरी के अंदर एक टिश्यू मिलता है विच इज नोन एज प्लेसेंटा। तो ओवरी के अंदर एक टिश्यू मिला प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा पर बनते हैं स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल। तो ओवरी में टिश्यू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर लगते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बनता है एक स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो जैसे ये ओव्यूल के अंदर, अगर हम इसको ओव्यूल मान लें, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बना विच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होता है फीमेल गैमीट एग। तो ओवरी में एक टिश्यू है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर लगता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होता है एग या फीमेल गैमीट। तो आपको ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हालांकि हमने इसको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, बट आपको फिर भी यहां पर एक ब्रीफिंग दे रहा हूं जिससे आपको इस चैप्टर के अगले पार्ट को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो ओवरी के अंदर क्या थी? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पर क्या लगा? ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा? एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक क्या कैरी करता है? फीमेल गैमीट एग। ऐसे ही जो एंथर है विच इज अ पार्ट ऑफ स्टेमन, एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन के अंदर मिलते हैं हमें 2 मेल गैमीट्स। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो एंथर के अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन,
और पॉलन ग्रेन के अंदर बनेंगे 2 मेल गैमीट। तो अब आपको यहां से यह समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गैमीट कहां पर होता है। तो इस ओव्यूल के अंदर मिलेगा एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलेगा एग या फीमेल गैमीट। ऐसे ही एंथर के अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन के अंदर मिलेंगे 2 मेल गैमीट। तो होप आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और अब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट को स्टडी करेंगे, which is a very important question for 3 marks. So stay tuned with us for the next lecture. Thank you.